हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 12th क्लास फिजिक्स का जो है क्वेश्चन पेपर जो आपका 4 मार्च 2025 को हुआ था, यानी फाइनल क्वेश्चन पेपर 2025 वाला। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 12th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च करो cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड सेक्शन में सारे पेपर्स की PDF, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सारा स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं आपका जो पेपर है वो कैसा आया था, कैसे क्वेश्चंस थे और सॉल्यूशंस भी देखते हैं। उसके बाद में मैं आपको जो पेड PDF हमने प्रोवाइड कराई है आपको एग्जाम्स के लिए, जो आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगी, या टेलीग्राम से भी परचेज कर सकते हो, बाकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी। तो आपको पता लगने वाला है कि इस सब्जेक्ट में फिजिक्स में पेड PDF से कितना आया हुआ था एग्जाम में। वो पहले हम सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद देखेंगे वो चीज़। 70 नंबर का आपका पेपर था, 3 घंटे का टाइम दिया हुआ था। और पेपर ओवरऑल अब की बार जो देखने को मिला हमें, थोड़े न्यूमेरिकल जो है बाकी क्वेश्चंस के कंपेयर में थोड़े ज़्यादा हमें देखने को मिले हैं, जैसा कि प्रीवियस ईयर्स में आते रहे उनसे थोड़े ज़्यादा थे। अब देखते हैं यहाँ पे पहला जो सेक्शन था हमारे पास वो था सेक्शन ए। सेक्शन ए था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, इन ग्लास द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज मिनिमम 4। तो कौन से कलर के लिए लाइट जो है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है मिनिमम होती है ग्लास के अंदर, तो वो है वायलेट कलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी बीटा इफ द एंटायर apparatus इज इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द न्यू फ्रिंज विड्थ विल बी। तो उस केस में नई फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी हमारी, बीटा बाय एन हो जाएगी। सी ऑप्शन राइट है इसका। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ इफ दे आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। तो लॉन्गेस्ट क्या हो जाएगी इसमें हो जाएगी बीटा पार्टिकल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज मास इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के जितना मास कौन से पार्टिकल में होता है, मास होता है, तो वो हमें यहाँ पे बताना है। तो वो होता है यहाँ पे पॉजिट्रॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर इज मेड बाय मिक्सिंग इंडियम विद जर्मेनियम। इंडियम को जर्मेनियम में मिक्स करके कौन से टाइप का सेमी कंडक्टर यहाँ पे हमें बनता हुआ देखने को मिलता है, तो वो है हमारा P टाइप का सेमी कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, what orientation of an electric dipole is uniform, electric field is said to be in stable equilibrium। तो इसको stable equilibrium में जो है कौन से में होगा हमारा, तो यह है थीटा बराबर 0। जिस केस में थीटा हमारा 0 होगा तो वो जो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है when the length of copper wire is double। इस टाइप का क्वेश्चन तो लगभग हर बार देखने को मिलता है हमें कि when the length, कभी लेंथ बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं, कभी हाफ, ऐसे टाइप में चलता रहता है। लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज डबल्ड कीपिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम इट्स रेजिस्टेंस इज। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अ चार्ज पार्टिकल एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज। तो चार्ज पार्टिकल का जो फोर्स है, वो जो पाथ है वो कैसा होगा, वो हो जाएगा सर्कुलर, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच क्वांटिटी इज इंक्रीज इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में कौन सी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, तो वो है हमारी वोल्टेज जो है बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, अभी तक आपने 9 जो थे देखे वो थे MCQ टाइप के क्वेश्चन। अभी जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी 1 नंबर के सिंपल क्वेश्चन होते हैं। 10th क्वेश्चन है, राइट SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसकी यूनिट होती है टेस्ला। टेस्ला जो आपकी यूनिट होगी इसकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर सेमी कंडक्टर एट एब्सोल्यूट 0। प्योर सेमी कंडक्टर क्या होता है, इसकी जो है रेजिस्टिविटी क्या होती है, इनफाइनाइट हो सकती है, इनफाइनाइट लिख सकते हो आप, या फिर लिख सकते हो एक्सट्रीमली हाई। दोनों ही केस में जो है सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए बैलेंस कंडीशन क्या होती है, तो इसको आप लिख सकते हो P/Q बराबर R/S। तो ये जो है जहाँ पर जो है हमारा IG जो है 0 होगा, तो उस केस में जो है ये देखने को मिलता है। अब P/Q और R/S को आप जो है कुछ स्टूडेंट या बुक में अगर देखोगे R1/R2 बराबर में R3/R4 देखने को भी मिल सकता है। तो इस तरीके से भी आपको देखने को मिलेगा। तो कोई सा भी किसी भी तरीके से लिखा होगा तो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13,
ऑल एटम एक्सेप्ट फिल इन द ब्लैंक कंटेन न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियाई। तो कौन से एटम के अलावा न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, वो है हाइड्रोजन। फर्स्ट एटम हाइड्रोजन के अलावा सब में मिलते हैं, ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्लीशन लेयर कंसिस्ट ऑफ। डेप्लीशन लेयर किससे कंसिस्ट होती है, इमोबाइल आयन से, IMMOBIL इमोबाइल आयंस, तो इनसे जो है कंसिस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ। किसकी यूनिट है ये, एनर्जी की यूनिट है। एनर्जी की यूनिट आपको देखने को मिलती है इलेक्ट्रोवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अभी 16, 17 और 18, ये हमारे जो है असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है, इनमें हमें स्टेटमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा। 16th क्वेश्चन देखते हैं हम। 16th क्वेश्चन है असर्शन दिया हुआ है लाइमन सीरीज लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्टेटमेंट देखनी है पहले तो दोनों सही है कि गलत है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी ये बिल्कुल ट्रू है। लाइमन मीन अल्ट्रावायलेट हैंस सीरीज इज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। लाइमन का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट, इसीलिए ये इस सीरीज में जो है, तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये गलत है, ऐसे नहीं होता। तो रीजन जो है गलत दे रखा है, तो इसलिए हमारा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17th क्वेश्चन। क्वेश्चन है 17th, असर्शन दिया हुआ द थिकनेस ऑफ द डेप्लीशन लेयर इज फिक्स्ड इन द ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइसेज। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी ये गलत है डेप्लीशन लेयर के रिगार्डिंग। रीजन दिया हुआ है फ्री कैरियर्स आर अवेलेबल इन डेप्लीशन लेयर, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। इसका ऑप्शन डी आएगा हमारा, असर्शन और रीजन दोनों ही गलत है हमारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन के अंदर देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। तो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं पार्टिकल नेचर को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये जो स्टेटमेंट हमारी ये बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद रीजन दिया हुआ है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर फ्रीक्वेंसी मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी हमारी ट्रू है। जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो हमें जांच करनी है कि ए आएगा कि बी आएगा। तो इस वाले केस में जो है, जो डेमोन्स्ट्रेट के बारे में जो स्टेटमेंट दे रखे दोनों ये अलग अलग है, मतलब रिलेशन नहीं है इनका आपस में कोई, तो इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन बी आएगा। यानी कि दोनों सही तो है लेकिन रिलेशन आपस में देखने को नहीं मिलता। उसके बाद में आते हैं सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 2 नंबर वाले जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे लो हाफ एनर्जी ऑफ कनकेव मिरर के रिगार्डिंग। इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिला एग्जाम में। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कोहेरेंट सोर्स के बारे में था, काफ़ी आसान था, रिपीटेड टॉपिक था ये हमारा। उसके साथ में और में जो है दूसरे क्वेश्चन थे। अब की बार एक चीज़ मेरे को देखने को मिली, या तो भैया सिंपल क्वेश्चन करो या न्यूमेरिकल करो। अब की बार ये बड़ा अजीब लगा मेरे को कि भाई न्यूमेरिकल ज़बरदस्ती चिपका रहे हैं बच्चों को, ज़्यादा दिए गए हैं बाकी ईयर्स के कंपेयर में। तो मतलब ऑप्शन में जो है न्यूमेरिकल दे रहे हैं, भाई बच्चों को फंसा दिया, या तो न्यूमेरिकल करो या उसकी स्टेटमेंट के डायरेक्ट आंसर निकालो। तो दोनों मतलब कहीं ना कहीं पेपर को डिफिकल्ट बनाया गया थोड़ा सा प्रीवियस ईयर्स के कंपेयर में। 21st क्वेश्चन हमारा वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल एमिशन सोडियम 589 नैनोमीटर और इसकी इंसिडेंट ऑन इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी हमें इसकी। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ था सीधा सीधा जो कि नॉर्मल था ये वाला, एंड इसमें न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर डेंसिटी आपको फाइंड करनी थी, ये आसान था। उसके बाद में जो बैटरी का था रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ये वाला भी काफ़ी आसान था, बेसिक फॉर्मूला लगा के सोल्व हो जाता ये। एमीमीटर और वोल्ट मीटर वाले टाइप के क्वेश्चन जरूर आते थे और अब की बार भी हमें देखने को मिले हैं वोल्ट मीटर के रिगार्डिंग भी, एमीमीटर के रिगार्डिंग। लेंज लॉ मोस्ट ऑफ टाइम आया है, अब की बार भी देखने को मिला। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी जो है कॉमन क्वेश्चन था हमारा। और में जो है यहाँ पे हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें एक डायग्राम दिया हुआ है ये वाला कुछ, और इसमें हमको 2 चीज़ें निकालनी थी इस डायग्राम को देखते हुए। प्लॉट वेरिएशन ऑफ फ्लक्स थ्रू द लूप विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और दूसरा था इंड्यूस्ड ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये 2 चीज़ें हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी। उसके बाद आया था सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। यहाँ पे हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के रिगार्डिंग कुछ सोल्यूशन निकालना था। यहाँ पे जो है एटम बम और हाइड्रोजन बम के रिगार्डिंग जो है प्रोसेस बताने थे, क्या फ़र्क रहता है उनकी वर्किंग में। उसके बाद था सर्किट डायग्राम, एसी डीसी को फुल वेव रेक्टिफायर, इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया भाई आते हैं। और में जो है हमें ये जो है VI जो है कैरेक्टरिस्टिक बतानी थी PN डायोड की, फॉरवर्ड बायस पे रिवर्स बायस पे। एक्सपेरिमेंटल सर्किट भी हमें ड्रॉ करना था। 29th क्वेश्चन था, इसमें जो है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताना था, पार्ट बताने थे रेडार सिस्टम के लिए, न्यूक्लियर के लिए, मतलब यहाँ पे कौन सी वेव्स हम इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ बतानी थी इन तीनों चीज़ों के लिए। और में जो है हमें क्वेश्चन दिया था राइट वन और यूज ऑफ माइक्रोवेव गामा अल्ट्रावायलेट रेज, सबका एक एक यूज आपको यहाँ पे लिखना था। उसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे एक टैंक था जिसमें फील हो गया पानी वानी, और उसके बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये था कुछ, और इसी के बेस पे हमें इसको सोल्यूशन निकालना था। पहले तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का निकालना था, वो सब था इसमें। ये इस टाइप का जो न्यूमेरिकल है ना मोस्ट ऑफ टाइम देखने को मिला है एग्जाम्स में। सेक्शन डी देखो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप,
इसके अंदर क्या था, इसके अंदर जो है हमें पहले तो एलसीआर के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन था। एसी जनरेटर मोस्ट ऑफ टाइम आया, अब की बार भी देखने को मिला है हमको। पेपर ओवरऑल इन्होंने देखो इतना डिफिकल्ट नहीं बनाया कि एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बोला जाए, बट एवरेज पेपर था ये आपका, ठीक है। इजी पेपर नहीं कहेंगे, एवरेज पेपर आपको देखने को मिला है अब की बार फिजिक्स के अंदर। 32nd क्वेश्चन है हमारा, 32 क्वेश्चन है यहाँ पे जो है। इसमें लाइट इज ट्रैवलिंग, यहाँ पे मीडियम्स में से ट्रैवल कर रही है, तो इसी के रिगार्डिंग हमें इसका सॉल्यूशन निकालना था। और में जो है हमें डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन और डायग्राम बनाना था। और में हमें जो है यहाँ पे एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने पहली बार ही देखा होगा कि इस टाइप का भी कोई क्वेश्चन आता है। देखो इसका सॉल्यूशन मैं आपको करा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आप में से काफ़ी सारों को हार्ड लगा होगा, बट इसमें थोड़ी लॉजिकल चीज़ें इन्होंने करी हुई थी। क्या करना था, देखो फिगर दिखा रखी है इक्वी कन्वेक्स लेंस की, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है ऑलरेडी 1.50, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हमें जो है ऑलरेडी एक वैल्यू का पता है 1.50, जो कि हमारी μ1 कह सकते हो आप इसको। इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड लेयर ऑन द टॉप ऑफ प्लेन मिरर, अ स्मॉल नीडल विद इट्स टिप ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज मूव्ड अलोंग द एक्सिस until its inverted image is formed at the position of the needle. The distance of the needle from the lens is measured, तो 45 सेंटीमीटर थी वो डिस्टेंस। द लिक्विड इज रिमूव्ड एंड द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, द न्यू डिस्टेंस मेजर्ड 30 सेंटीमीटर। यानी कि पहले जो है लिक्विड था तो उसके साथ आ रही थी 45, हटा दिया, सिर्फ उसके साथ आ रही है मिरर के साथ में लेंस, मिरर या लेंस जो भी रख रखा था इन्होंने, तो उसके साथ आ रही थी 30 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का हमें बताना था कितना था। तो बेसिक सा कंसेप्ट पहले समझ लो एक बार क्या करा गया है। यहाँ पे एक लेंस रखा हुआ है ये वाला, ठीक है। इसमें से जो है हमें एक डायग्राम देखने को मिलता है। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे जो है पहले हमें दोनों का जोड़ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से जो फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालनी पड़े। कुछ बेसिक चीज़ें दे रखी थी, जैसे μ1 हमें दिया हुआ था, वो था हमारा 1.50, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद जो डिस्टेंस था वो था 45 सेंटीमीटर, ठीक है, वो हमें पता था ऑलरेडी। उसके बाद में जो है एक पता था 30 सेंटीमीटर का, अगर इसको हटा देते वो इस तरीके से बन रहा था। अब इसके लिए आपको जो है बता देता हूँ, जो कन्वेक्स लेंस था, यानी ये वाला जो लेंस हमें देखने को मिल रहा है F1 बोलेंगे हम इसको, ये था हमारा 30 सेंटीमीटर का। उसके बाद में जो है लिक्विड जो हमारा मिरर की तरह ही एक्ट कर रहा है, तो फोकल लेंथ जो है लिक्विड की हम मान सकते हैं F2 फोकल लेंथ। तो हमें वो तो पता ही नहीं है ना, पता ही नहीं है ना, हमें वो तो निकालनी है पहले। अब उसके बाद में फोकल लेंथ ऑफ पूरे सिस्टम की जो पूरा इमेजिंग बनी है, इसकी पूरे की क्या होगी, कन्वेक्स लेंस जो है हमारा कन्वेक्स लेंस प्लस में अगर हम लिक्विड की फोकल लेंथ को जोड़ देते हैं तो टोटल लेंथ आ गई, जो कि इन्होंने फोकल लेंथ में जिसको हम F बोल रहे हैं यहाँ पे, तो वो है हमारी 45 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें F पता है, F1 पता है, F2 का पता नहीं है। F2 निकाल लेंगे किससे, फॉर्मूले से, 1/F बराबर में 1/F1 प्लस में 1/F2, ठीक है। इसमें जो है हमें F2 निकालनी है, तो F2 को एक बार साइड में करते हैं, उसके हिसाब से फॉर्मूला बना लेते हैं। F2 हमें नहीं पता, F1 पता नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू करोगे तो भी सोल्व हो जाएगा, लेकिन हम इनको शॉर्टकट कर रहे हैं। F2 को हम उधर लेके चले जाएंगे एक बार, तो उससे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी यहाँ पे पूरी, मतलब जैसे नॉर्मल करते हैं हम LCM HCF, वही तरीके से करना है। 1/F, और यहाँ पे F आना था खाली, तो 1/F, इसको काट देता हूँ मैं, F2 बराबर में F1 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा F1 माइनस F, ठीक है। अब आपको जो F2 निकालनी है, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, F भी पता है, F1 भी पता है, तो इसमें वैल्यूज पुट करो, 45 × 30 अपॉन में 45 - 30, ठीक है। ये हम जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -90 सेंटीमीटर। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। ये नहीं आया कहीं तुम सोचो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया, नहीं, अभी प्रोसेस बाकी है। अभी हम क्या करते हैं, लेट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस जो दिया हुआ है वो हम म्यू मान लेते हैं, म्यू, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन सरफेस जो है हम उसको कैपिटल R मान रहे हैं। हेंस द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अदर सरफेस, दो सरफेस है ना, तो एक सरफेस की R है, ठीक है, तो उसकी दूसरे वाले क्या हो जाएगी, -R हो जाएगी। तो R कैन बी ऑब्टेन, R को हमें निकालना पड़ेगा अब एक फॉर्मूले की टेक्निक की हेल्प से। क्या, 1/F1 बराबर में μ1 माइनस में 1, ठीक है। ये हमें करना है, और ब्रैकेट में 1/R माइनस में 1/-R, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो R की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। R बराबर हो जाएगा 2F1 μ1 -1, और इसमें अभी हमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। 2 × में 30 × में 1.5 - 1
और इसको सोल्व करो 30 सेंटीमीटर, आपका यहाँ पे आंसर आ गया। अब ये 30 सेंटीमीटर डायरेक्ट आंसर नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इसको कॉम्पिटेंसी बोलते हैं भाई। ये आंसर नहीं निकला अभी भी आपका, अभी भी प्रोसेस बाकी है। अभी हमें क्या करना है, लेट μ2 बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लिक्विड ऑन द अदर साइड ऑफ प्लेन मिरर, उसको हम इनफाइनाइट मानेंगे दूसरी साइड। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लिक्विड ऑन द साइड ऑफ लेंस, लेंस की साइड में देखेंगे, यानी कि -r जो है हमारे पास आ चुका है माइनस का 30 सेंटीमीटर। अगर दूसरी साइड, एक साइड तो उल्टा ही हो जाएगा, वो तो पता नहीं कहाँ जाएगा, तो वो तो इनफाइनाइट जा रहा है, तो एक साइड ही पता है हमको, तो जहाँ पे कुछ फॉर्मेशन होगी। तो इसीलिए जो है हमारा μ2 जो है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे फॉर्मूले का यूज 1/f2 बराबर में μ2 में से μ1 को घटा दो भाई पहले तो, उसके बाद में 1/r माइनस वाला, उसमें से इनफाइनाइट पे जो इमेजिंग बन रही है उसको हटा दो, तो ये दो मल्टीप्लिकेशन होंगी। अब इसको जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे μ2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस में कैपिटल R अपॉन में f2 बराबर में, अभी इसकी जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, 1 माइनस में 30 अपॉन माइनस 90। तो इस तरीके से है। अब μ2 जो है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड जो हमने निकाला है, क्योंकि μ1 किसका था, μ1 इसका था, μ2 हमने इसको कंसिडर किया था। तो अभी μ2 आ चुका है हमारे पास में 4/3। तो ये जो 4/3 आया है ये है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। ये इतना लेंथी प्रोसेस करके आपको इसको सोल्व करना था, समझता हूँ भाई काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, ये हमारे लेवल्स के नहीं थे क्वेश्चन, बट इन्होंने कॉम्पिटेंसी के नाम पे सीबीएसई के क्वेश्चन उठा के पटक दिए हैं। तो इस तरीके से सोल्व करना था इसको। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है एक्सप्रेशन फोर्स यूनिट के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलते हैं, बेसिक से थे लोरेंट्ज फोर्स, और ये जो है ये थोड़े अजीब से क्वेश्चन देखने को मिले मुझे, मतलब रेयर ही पूछे जाते हैं। उसके बाद आते हैं केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन। केस स्टडी में आपको जो है नॉर्मल क्वेश्चंस देखने को मिले थे ये वाले, तो कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होंगी। तो इंटेंसिटी के लिए क्या करोगे आप, न्यूटन पर कूलाम या फिर वोल्ट पर मीटर बोल सकते हो आप, है ना। तो ये यूनिट हो गई। ये लाइन के लिए ड्रॉ करना था तो एक नेगेटिव चार्ज करके इस तरीके से ड्रॉ कर सकते थे आप इस डायग्राम को पूरा। उसके बाद में जो है तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर एंड गिव रीजन ऑल्सो। हमें रीजन देना था और वैल्यू बतानी थी, या फिर और में हमें यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या था कि 4 पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड a सेंटीमीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर एंड गिव रीजन। हमें रीजन वगैरह भी यहाँ पे देने थे, तो इस तरीके से थे यहाँ पे। तो अभी आगे बढ़ते हैं 35th क्वेश्चन में। 35th क्वेश्चन में भी आपको ओम ला के रिगार्डिंग था, रेजिस्टेंस वगैरह, लिमिटेशन ऑफ ओम ला, ठीक है, आसान था। ओम ला इज नॉट फंडामेंटल ला, ये भी बेसिक था। ड्रॉ वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेज वोल्टेज फॉर GAS, इनके लिए बताना था आपको। और में दिया था यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये देख लो। यूनिट और डायमेंशन तो पता है, यूनिट तो पता है रेजिस्टेंस की सबको ओम होती है। उसके साथ में जो है डायमेंशन देख लो, डायमेंशन थी हमारी ML2 T-3 और I-2। तो ये हमारी जो है डायमेंशन थी रेजिस्टेंस की। तो इस तरीके से आपका जो है ये कंप्लीट पेपर आया हुआ था। अब बहुत सा पेपर आपका जो है कंप्लीट हो चुका है, जिनको पेपर का सॉल्यूशन देखना था। अभी एक बार मैं PDF से, जो पेड PDF हमने दी थी उससे और मैच करा देता हूँ कि भाई PDF में से कितना आया था, कितने मार्क्स का आया हुआ था, ठीक है। तो उसके लिए क्या करता हूँ, एक बार PDF जो है ओपन कर लेता हूँ। ओपन अभी फ़िलहाल यहाँ पर नहीं हो रखी, तो मैं एक बार सिस्टम से जो है ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर PDF। तो पेड PDF में जो है, क्योंकि देखो भाई बहुत सारे बच्चों के डाउट रहते हैं कि सर जो है PDF जो है मैच नहीं हुई, आपकी PDF से 2 नंबर का क्वेश्चन आया, 3 का आया। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट रहते हैं, इसलिए मेरे को जो है भाई मैच कराना पड़ता है, ताकि आपके जो डाउट है वो हम क्लियर कर सके। अब यहाँ पे अरे क्या हुआ इसको, ये देख लो। अभी मैंने जो है साइड बाय साइड PDF खोल दिया पेपर के और मैच कराने लगता हूँ, ठीक है। देखो मैंने कॉपी में लिख रखा है भाई फालतू मैच नहीं कराऊंगा, फालतू की टॉपिक था ही नहीं PDF में या कुछ। पेपर थोड़ा सा हार्ड था, न्यूमेरिकल थोड़े ज़्यादा दिए हुए थे अब की बार, और कुछ नए क्वेश्चन भी देखने को मिले हमें, नए टाइप के। अब देखो यहाँ पे जो है MCQs के अंदर जो लगभग मैच होते हैं सिमिलर टाइप में। वैसे तो टॉपिक की बात करूँगा, टॉपिक तो लगभग मैच हो रहे थे, लेकिन मैं सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस की यहाँ पे बात करूँगा। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो बेसिक लॉजिक्स पर था हमारा। सेकंड क्वेश्चन था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये हमारा चैप्टर 10 का 20th क्वेश्चन था। इसमें चैप्टर तो यहाँ से नहीं मिलेंगे, चैप्टर 10 देखते हैं एक बार। चैप्टर 10 का जो है हमारा 20 क्वेश्चन देखो यहाँ पे 20th नंबर का जो क्वेश्चन है, यंग डबल स्लिट इमर्ज्ड इन वाटर इन प्लेस ऑफ एयर देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ। और यहाँ पे भी वही था, यहाँ पे बस इसको डायरेक्ट करके कह रहे थे सोल्व ही कर दो भाई तुम, लिक्विड में इमर्ज करने पे दोनों में सेम था। अगर जिसने ये सोल्व किया होगा तो ये अपने आप हो जाता उनका
बेसिक वैल्यूज़ दे रखी थी इन्होंने बस। उसके बाद में ये हमें जो है बेसिक वेवलेंथ के रिगार्डिंग हमें क्वेश्चंस देखने को मिले हैं कुछ। और आगे जो है हम बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो है इंडियम और विद जर्मेनियम, तो हमारा चैप्टर 14 का 5th MCQ था जो कि सिमिलर टाइप का था, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ हो गई इस PDF को बनाते टाइम, आंसर ही गलत हो गया वहाँ पे। तो ये कौन सा चैप्टर है? 14th क्वेश्चन, 14th चैप्टर देखते हैं, इसका 5th क्वेश्चन। विच डोपेंट कैन नॉट बी यूज टू मेक जर्मेनियम अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे इंडियम लिखा हुआ था जबकि यहाँ पे फोस्फोरस आना था, आंसर मिस टाइप हो गया था ये, क्योंकि इतने सारे आंसर करने में एक आध गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए जो है आंसर क्वेश्चन यही था हमारा, इंडियम और इसको साथ करने पे कौन सा बनता है? पी टाइप बनता था। क्वेश्चन को आंसर बना के पूछा हुआ था, लेकिन यहाँ पे आंसर ही मिस टाइप हो रखा था, थोड़ी गड़बड़ थी PDF में, कुछ एक क्वेश्चन गलत हो रखे थे भाई PDF में। मैं भी मानता हूँ ये बात, कई सारे बच्चों ने रिपोर्ट करी थी इसके रिगार्डिंग, क्योंकि जिस टीचर से बनवाए थे भाई हर चीज़ तो किसी को याद रहती नहीं है, कुछ ना कुछ गलती हो जाती है वो, तो इस वजह से यहाँ पे गड़बड़ देखने को मिली है कुछ हमें MCQ में। अब जो है आगे बढ़ते हैं, अगला जो है क्वेश्चन था यहाँ पे 6th क्वेश्चन जो है बेसिक था हमारा। 7th क्वेश्चन जो है ये भी आसान था, ये PDF में से था। 7th क्वेश्चन हमारा चैप्टर 3 का था, ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा MCQ में। इस टाइप का क्वेश्चन तो लगभग हर बार हमें देखने को मिला है। चैप्टर 3 में आते हैं एक बार, ये कौन सा चैप्टर है हमारा? चैप्टर 1 पे पहुंच गए हम तो, चैप्टर 3 देखो, चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 MCQ में। क्वेश्चन नंबर 9 ये देख लो, द लेंथ ऑफ मेटेलिक वायर R ओम रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड इनटू 2 टाइम्स, यानी कि उसको डबल कर दी लेंथ को, ठीक है ना, उसको स्ट्रेच कर दिया। यहाँ पे भी वही किया इन्होंने, कुछ अलग नहीं किया इन्होंने। यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला लगा के न्यूमेरिकल दे रखा था, बट उसी को अगर ढंग से सोल्व करते तो आपको समझ आ जाता है कि कितना होता है कितना नहीं होता है। अगला जो है यहाँ पे कई सारे थे, देखो लेंथ ऑफ मेटेलिक वायर स्ट्रेच जो इतने टाइम कर दिया, मल्टीपल कर दिया। तो आप जब सोल्व करते हो ना, तो फॉर्मूला पता होगा, आराम से उसको सोल्व हम कर सकते हैं। उसके बाद जो 8th क्वेश्चन था हमारा, वो था यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंग। ये हमारा जो है चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 था MCQ में। चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 2, अ प्रोटॉन एंटर इनटू यूनिफॉर्म सर्कुलर। देखो एक चीज ध्यान रखने की है, यहाँ पे प्रोटॉन जब एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो भी वो सर्कुलर लूप बना रहा था, और अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है एंटर करता है वो भी सर्कुलर था। तो यहाँ पे भी वही था, एक चार्ज पार्टिकल, इन्होंने बताया नहीं भाई, इलेक्ट्रॉनिक प्रोटॉन दोनों ही केस में सर्कुलर लूप बनना था यहाँ पे। 9th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो है इसका जो है 9th क्वेश्चन जो है हमारा चैप्टर नंबर 7 के 7th क्वेश्चन से था, लॉन्ग क्वेश्चन से, क्योंकि यहाँ पे जो है ना स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के डायरेक्ट MCQ, देखो हर चीज़ के MCQ नहीं बनाए जा सकते, बट टाइप ऑफ MCQ जो हमने ऑलरेडी ऐड कर रखे थे। चैप्टर 7 9th क्वेश्चन, चैप्टर 7 पे आते हैं। चैप्टर 7 इसका जो है हमारा क्वेश्चन था 7th। देखो इतने सारे क्वेश्चन देने पड़ते हैं क्योंकि फिजिक्स का पेपर हार्ड आने की संभावना हमें भी लग रही थी। यहाँ पे पूरा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल, लेवल डायग्राम वगैरह सब था, तो यहाँ पे ये चीज़ तो बेसिक चीज़ के अंदर अपनी आराम से कवर हो जाती, बट डायरेक्ट नहीं था, वो चीज़ मैं भी मानता हूँ, लेकिन पढ़ी होगी तो भाई कवर हो गया होगा टॉपिक आपका। 10th देखते हैं, ये 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन था हमारे चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 13। ये कौन सा चैप्टर था अभी हमारा? चैप्टर 9 है ये तो, चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 था, देख लो, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यही था हमारा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की SI यूनिट पूछी हुई थी। उसके बाद में 11th जो क्वेश्चन था हमारा, और 11th क्वेश्चन PDF से नहीं था, प्योर सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी बतानी थी। बैलेंस कंडीशन व्हीटस्टोन के ऊपर तो कई सारे क्वेश्चन थे, मैंने बोला भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंस कंडीशन, आपको सारी चीज़ें ही पता होनी चाहिए वन व्हीटस्टोन की। ये हमारा जो है चैप्टर 3 का जो है टॉपिक था हमारा। चैप्टर 3 में देखते हैं एक बार, चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाना था व्हीटस्टोन का, बैलेंस कंडीशन लिखनी थी, नल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर मतलब बैलेंस करना था उसको। तो यहाँ पे आपने जब इसको पढ़ा होगा आराम से हो गया होगा। व्हीटस्टोन के कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें एडिड थे इस टाइप के। उसके बाद के जो अपकमिंग क्वेश्चन थे ये खुद से बोर्ड ने बनाए हुए थे, क्योंकि ये 2 फिल इन द ब्लैंक थे, 2-3 बेसिक पूछे हुए थे। उसके बाद में आ गए सर्सन रीजन, तो ये तो हमने ऑलरेडी पता है, ये भाई कवर कर नहीं रखे थे ये चीज़, तो क्योंकि बोर्ड पहली बार बना रहा है इन चीज़ों को। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन जो है ये भी हमारा जो है PDF में से नहीं था। ये जो है इस टाइप का जो कनकेव मिरर के ऊपर पहली बार देखने को मिला मैं बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन इससे पहले नहीं देखने को मिले थे। उसके बाद में जो है 20 क्वेश्चन जो है हमारा ये कोहेरेंट सोर्स वाला, ये हमारा चैप्टर 10 का 6th क्वेश्चन था। चैप्टर 10 का PDF चैप्टर 10, हाँ ये आ गया 6th क्वेश्चन, देख लो 6th क्वेश्चन था चैप्टर 10 का। ये देखो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, इसी के रिगार्डिंग था ना, कंडीशन ऑफ और कोहेरेंट ऑफ 2 सोर्सेज। यहाँ पे आपको जो है पूरा, यहाँ पे तो डिटेल्ड में था ये क्वेश्चन, जब इसको पढ़ा होगा तो ये आराम से हो जाता आपका, डेफिनेशन तो पहले ही हो गई थी इसमें।
उसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन था ये भी थोड़ा अजीब से टाइप का न्यूमेरिकल ऐड कर रखा था भाई इन्होंने। 21st क्वेश्चन था, ये आसान था बट हमने ऐड नहीं कर रखा था। 22 न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल भाई अपनी मर्जी से कुछ भी बना के दे देते हैं, इधर उधर कहीं से भी ढूंढ के ले आते हैं। 23rd जो क्वेश्चन था ये वाला भी बेसिक था, खुद से बनाया हुआ क्वेश्चन था ये। 24th क्वेश्चन जो एमीमीटर वाला था और इसके और में जो वोल्ट मीटर वाला था, ये दोनों टॉपिक ऑलरेडी हमने कवर करे हुए थे। 24th वाला ये चैप्टर 4 के क्वेश्चंस थे। चैप्टर 4 में मैं दिखा भी देता हूँ, ये चैप्टर 11 में पहुंचे हुए भाई हम, तो चैप्टर 4 में दिखा देता हूँ आपको एक बार। चैप्टर 4, हाँ चैप्टर 4 आ गया। चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 है ये हमारा। ये देख लो, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट कैसे करेंगे वोल्ट मीटर में, कैसे करेंगे इसको एमीमीटर में, नेसेसरी डायग्राम वगैरह देने थे बट इन्होंने 2 नंबर में दिया भाई। इतना बेसुरा काम कर दिया, पिछली बार 3 नंबर में दे रखा था, उसी चीज़ को अब की बार 2 नंबर में देखने को मिला हमको। मतलब थोड़ा लिखने का काम ज़्यादा करवा रहे हैं। 25वां जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे लैंजला था जो हमारा, ये वाला क्वेश्चन जो था, ये वाला क्वेश्चन हमारा चैप्टर 6 से था। क्वेश्चन नंबर 6 इसको भी दिखा देता हूँ आपको। चैप्टर 6 से क्वेश्चन नंबर 6 ये देख लो। लेंज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेम ही चीज़ करनी थी यहाँ पे सोल्यूशन आपको। उसके बाद में जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी दिया हुआ था, ये भी यहीं से था। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैथमेटिकल फॉर्म सब ऐसे का डिट्टो ही चेपने थे ये क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन पूरा ही दे रखा था इन्होंने। और में जो है कॉम्पिटेंसी था, तो कॉम्पिटेंसी नए तौर पर बनाना था इनको, वो इन्होंने कवर किया हुआ था। उसके बाद में जो 26वां क्वेश्चन था हमारा, तो 26वां क्वेश्चन जो है हमारा चैप्टर 2 से था। ये चैप्टर 2 का, अभी हम चैप्टर 2 पे पहुंच जाते हैं एक बार। चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 का हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, यहाँ पे जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के रिगार्डिंग था ये क्वेश्चन। इफेक्ट वगैरह वो बताने थे, वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे बताने थे, फैक्टर वगैरह लिखने थे डिटेल में। उसके बाद में जो है 27th क्वेश्चन था, ये तो भाई पता नहीं कहाँ से उठा ला ये बम बनाने की प्रक्रिया। 28th क्वेश्चन देखो आप। 28th क्वेश्चन जो है ये भी, इसके भी दोनों पोर्शन, ये वाला भी और ये वाला भी पीडीएफ में से ही था। 28th का चैप्टर 14 के थे क्वेश्चन हमारे। चैप्टर 14 में आते हैं, अरे एमसीक्यूज में ही पहुंच गए हम तो सीधा। चैप्टर 14 में आते हैं। चैप्टर नंबर 14, इसमें जो है चैप्टर 14 के क्वेश्चन नंबर 3 था एक, तो पहले वाला तो जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसके अंदर फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट डायग्राम बनाए थे, फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट के रिगार्डिंग एसी-डीसी के। वही सेम चीज़ें थी यहाँ पे, फुल वेव रेक्टिफायर, जंक्शन डायोड, यही चीज़ आपको यहाँ पे कवर करनी थी, यही टॉपिक। उसके बाद और में जो क्वेश्चन था, इसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक पीएन की फॉरवर्ड बेस, रिवर्स बेस, वो चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो ये हमारा जो है इसी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 16 हमें देखने को मिलता है इसी टाइप का। ये देख लो, IV कैरेक्टर ऑफ पीएन, फॉरवर्ड रिवर्स बेस, अप्रोप्रिएट डायग्राम वगैरह सब बनाया था, यही सेम क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है और में। उसके बाद में 29th क्वेश्चन, इसका जो है ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा बना रखा था इन्होंने, लेकिन आसान था। इसमें वेव आइडेंटिफाई करनी थी आपको। उसके जो है यहाँ पे इसमें ही एक और क्वेश्चन था यहाँ पे, मतलब या तो ये कर लो ये 3 क्वेश्चन, या फिर ये कर लो, एक यूज बताने थे इन वेव्स के। तो ये हमारा जो है चैप्टर 8 का क्वेश्चन था हमारा। चैप्टर 8 पे आ जाते हैं। चैप्टर 8, हाँ ये आ गया, आई गेस चैप्टर 8 आ गया। देखो चैप्टर 8 था यहाँ पे माइक्रोवेव, गामा, अल्ट्रावायलेट रे, मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखे थे, इनके यूजेस, रेडियो वेव, इन वेव्स के बारे में मेरे को पता था भाई। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछने की बहुत संभावना रहेगी। एक यूज पूछा हुआ था इन वेव्स का, अल्ट्रावायलेट का, गामा का और ये माइक्रोवेव का। तो एक तो शुरू में ही था माइक्रो और गामा वेव का, अल्ट्रावायलेट वगैरह, इनके बारे में पढ़ना था बेसिकली, बात ये थी। अब जो है 30 क्वेश्चन देखो, जो कि न्यूमेरिकल था। ये चैप्टर 9 का न्यूमेरिकल था हमारा। चैप्टर 9 ये दिखा देता हूँ आपको मैच करा के। चैप्टर 9 का जो है क्वेश्चन नंबर 10 था। ये देख लो, एक टैंक है जिसको फिल किया जाता है, वाटर हाइट जो है हमें 12.5 सेंटीमीटर दे रखी है, और वो सब चीज़ें, माइक्रोस्कोप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना था। यहाँ पे भी वही था, 12.5 किया, ये सेम न्यूमेरिकल था। इन्होंने स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी करी है, एक एक्स्ट्रा चीज़ इन्होंने पूछी थी, माइक्रोस्कोप फोकस नीडल लगिन क्या कर पाएगी, कितने डिस्टेंस से, एड ऑन चीज़ थी थोड़ी सी, क्योंकि 3 नंबर में था, ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर का था, ठीक है। इन्होंने एडिशनल अपने पास से कुछ पूछा है इसमें, नहीं तो बाकी सब चीज़ें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर तक तो ये सेम ही हमें देखने को मिलता है। उसके आगे हमें यहाँ से यहाँ तक ऐड करा गया इसमें क्वेश्चन, खुद से बोर्ड ने किया ये। अब उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखो। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में जो 31st क्वेश्चन है, इसमें ये वाला जो क्वेश्चन था LCR सर्किट, ये हमने कवर नहीं किया था। AC जनरेटर हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ था। चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 ही था ये। बहुत सारे बच्चों ने जिनको हमने फ्री में दिए थे क्वेश्चन भाई, उनका भी बढ़िया पेपर गया था। ये देख लो, प्रिंसिपल एंड वर्किंग AC जनरेटर का यही क्वेश्चन था। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग वगैरह वही चीज़ पढ़नी थी आपको। उसके बाद में जो है 32 क्वेश्चन, इसमें ये वाला क्वेश्चन थोड़ा उठपटांग सा बना रखा था इन्होंने। और में जो है क्वेश्चन दिया था डिफ्रैक्शन वाला, ये आसान था हमारा डिफ्रैक्शन में। ये हमारे चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे हमें
सॉरी चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें देखने को मिलता है। चैप्टर 10 देखते हैं एक बार, ये कौन सा चैप्टर आ गया हमारा, हाँ चैप्टर 10 है। क्वेश्चन 1 देखो, यहाँ पे जो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, डिफ्रैक्शन स्लिट एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे यही सेम चीज़ आपको ड्रॉ करनी थी, दिखानी थी, डिफ्रैक्शन और इसकी डायग्राम वगैरह बनाने थे आपको, ठीक है, यही सब चीज़ आपको बतानी थी। उसके बाद में आते हैं आपके कॉम्पिटेंसी, और यहाँ पर जो है कॉम्पिटेंसी तो भाई कितना खतरनाक दिया हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 33 क्वेश्चन, ये पीडीएफ में नहीं था, 2 पैरेलल कंडक्टर्स के रिगार्डिंग, और ये तो भाई पता नहीं कहाँ से पूछे हुए हैं, इस टॉपिक के बारे में तो कभी हमने सुना भी नहीं है बोर्ड के अंदर, मतलब एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं गैल्वेनोमीटर और ये चीज़ें, लेकिन एग्जाम के परस्पेक्टिव से हमें कभी ऐसे नाम जो है देखने को नहीं मिले हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी देखे। उसके बाद आते थे केस स्टडी, जो कि नए आने थे, आपको पढ़ने के ऊपर डिपेंड था कि भाई क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा है। तो इस तरीके से आपका जो है ये पेपर कंप्लीट हो जाता है। कुल मिला के देखो, यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये जो है हमारा एक जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे, ये 4 नंबर के थे, 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए थे केस स्टडी के, 12 नंबर यहाँ पे हो गए आपके, ठीक है, देखते जाना तुम, 12 नंबर की आपकी केस स्टडी हो जाती है। उसके साथ में 3 नंबर के आपका जो है ये हो जाता है असर्शन रीजन। 15 नंबर तो सीधे सीधे समझ लो कि आप कवर कर ही नहीं सकते, वो तो आपके स्टडी या कितना रट्टा लगाया वो उन चीज़ों पर निर्भर करता ही नहीं है, ये सिर्फ डिपेंड करता है आपने समझा कितना इसको, ठीक है। तो बचा आपका जो पेपर था 70 में से बच ही वो कितने का गया, 55 मार्क्स का पेपर बचता है। उस 55 मार्क्स के पेपर में से लगभग 35-38 नंबर के आसपास का पेपर पीडीएफ में से देखने को मिला हमें, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस थे एमसीक्यूज में, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा नंबर जो है क्वेश्चंस हमें रिपीटेड नहीं देखने को मिले, नहीं तो मोस्टली जो है लगभग ये मान लो जो क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड कराए थे लगभग 60% के आसपास जो है हमें पीडीएफ से हमें देखने को मिला है पेपर। और बाकी का जो है पेपर भाई देखो अब की बार थोड़े न्यूमेरिकल इन्होंने ज़्यादा दिए थे एज एक्सपेक्टेड, और एमसीक्यूज आसान थे। एमसीक्यूज मैं ये नहीं कहूँगा भाई डिफिकल्ट थे, अगर आपने ये टॉपिक्स ये क्वेश्चंस करे होंगे ना तो सारे एमसीक्यूज वगैरह सारे टॉपिक्स आपके कवर हो गए होंगे, लेकिन मैंने वो दिखाए हैं जो आपको डायरेक्टली मिल जाते, वो नहीं है कि भाई उसके अंदर वो पढ़ते तो वो अपने आप हो जाता, वो चीज़ नहीं, बट हाँ वो वाले क्वेश्चंस हाईलाइट करे हैं जिनमें जो है बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट था, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है, या डिट्टो सेम भी थे कुछ क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको मैंने मैच कराए हैं। नहीं तो जो टॉपिक्स मैंने कवर करा रखे थे पीडीएफ में लगभग उनमें से था, और बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि सर पेपर 1 नंबर का गया, आपका पेपर कैसा गया फिजिक्स का, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी के सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट की पेड पीडीएफ खरीदनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से परचेज कर सकते हो। मैसेज कर देना हेलो सीसीएल, ठीक है, टेलीग्राम आईडी पे मेरी, तो उस पे जो है हेलो सीसीएल इसीलिए मैसेज करना भाई क्योंकि मैसेज बहुत सारे आ रहे हैं, ताकि पता लग जाए भाई तुम्हें पेड पीडीएफ चाहिए, टाइम से मिल जाए आपको, ठीक है। तो हेलो सीसीएल लिखना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको वेबसाइट से परचेज करनी है तो CCL, कितने सी लिख दिए मैंने, CCLchapter.com, ये वाली वेबसाइट सबको पता लग गई होगी अब तक तो इस वाली वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड सेक्शन में मिलेंगे पेड पीडीएफ। कूपन कोड यूज कर लेना CCL10 ताकि पीडीएफ आपको सस्ती पड़ जाए। आई होप क्लियर हो गए होंगे, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी के एग्जाम्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।